गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ कुक विज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वह है करिकुलम, जिसको कि हम पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको फर्स्ट ईयर में भी देखोगे और सेकंड ईयर में भी देखोगे। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो जो आपके सामने लेके आई हूँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को ध्यान में रखते हुए लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी टॉपिक को छोड़ रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम देख लेंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ, उसके बाद हम देखेंगे परिभाषा, क्षेत्र, महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता और सिद्धांत। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको आवश्यकता तक ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम सिद्धांत की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज को जानते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पहले पता होता है कि हमको क्या करना है, उसके अर्थ के बारे में जानना है। क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम सबसे पहले उसके मीनिंग की तरफ जाएंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो फिर हम उसके अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि करिकुलम क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है तथा यह लैटिन शब्द कुरेर से बना है। ठीक है, अब कुरेर का अर्थ यहाँ पे बोलता है कि कुरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अतः पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी दौड़ का वह मार्ग जिस पर दौड़कर बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का मतलब क्या बताता है कि पाठ्यक्रम जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा जो होता है ना, करिकुलम, उसका हिंदी रूपांतर है। ठीक है, और जो करिकुलम शब्द है वो लैटिन शब्द कुरेर से बना हुआ है। ठीक है, और कुरेर का मतलब क्या होता है, दौड़ का मैदान। अगर हम लोग इसको शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो दौड़ का वह मैदान बोल सकते हैं हम लोग इसको, जिसपे दौड़कर बालक क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो क्या होना होगा, हमें उसके लिए दौड़ना होगा। तो इसी के चलते यहाँ पे करिकुलम को एक दौड़ के मैदान के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे पाठ्यक्रम एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा ये विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। विद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों को हम पाठ्यक्रम के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जब हम एक और विद्यालय में प्रवेश करते हैं ना, तो हमें क्या होता है, विद्यालय के अंदर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो आपके करिकुलम के अंतर्गत ही आता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप डांस के लिए जा रहे हो, चाहे फिर आपका वो प्रयोगशाला हो, चाहे लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, वो आपके करिकुलम के अंतर्गत ही आता है। और करिकुलम से क्या होता है कि विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किए जाने में सहायता मिलती है। ठीक है, और हमें पाठ्यक्रम जब भी हम तैयार करते हैं ना, तो हमें स्टूडेंट के साथ साथ क्या करना है, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम का हमें निर्माण करना है। ठीक है, जब मैं निर्माण के बारे में पढ़ाऊंगी ना तो आपको बताऊंगी। ओके, तो ये होता है आपका पाठ्यक्रम का अर्थ। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा देखते हैं कुछ शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिन्होंने अपने अपने शब्दों में परिभाषा दिया है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे शामिल के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्षा कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, यहाँ पे खेल के होगा। ठीक है, तो खेल के मैदान में, विद्यालय में संपन्न होने वाली अन्य पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। तो ये क्या हो जाएगा कि शामिल ने क्या बोला था कि पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षार्थी, यहाँ पे छात्र छात्राएं जो भी विद्यालय में जाते हैं उन सबों के बारे में बताया गया है कि जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि वो समस्त अनुभव आते हैं जिसको एक बच्चा, ठीक है, अपने कक्षा में या फिर प्रयोगशाला में या फिर पुस्तकालय में या फिर खेल के मैदान में या फिर अपने स्कूल में या फिर अपने अध्यापकों से बात करते हुए, फिर अपने दोस्तों से बात करते हुए प्राप्त करते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, पाठ्यक्रम में समाहित होती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कनिंघम के अनुसार। यहाँ पे बोलता है कि पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार यहाँ पे किसको बोलता है, शिक्षक को, के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री, यहाँ पे शिक्षार्थी, ठीक है, को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपने चित्रशाला मतलब विद्यालय में ढाल सके। ठीक है, यहाँ पे कनिंघम ने साफ साफ बोला है कि शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों के द्वारा क्या करते हैं, विद्यालय में ढाल सकता है। ठीक है, तो ये होता है कनिंघम के द्वारा करिकुलम का परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रोवेल के अनुसार। तो उन्होंने बोला कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। ठीक है, और क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के नियंत्रण में सीखने वाले, मैं अभी बात बताई थी आपको कि जब भी हम विद्यालय के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी हम सीखते हैं वो सब क्या होता है, करिकुलम के अंदर आता है, तो सब पाठ्यक्रम के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने बोला
कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के नियंत्रण में सीखने वाले वे समस्त अनुभव आते हैं। ये पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक यहाँ तक कि अध्ययन विषय से भी अधिक है, ठीक है। और वह संपूर्ण स्थिति या स्थितियों का समूह है जो क्या होता है, एक शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक को प्राप्त होता है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम का क्षेत्र के बारे में। ओके, तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र, इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या था। पहले बहुत संकुचित था, ठीक है, उसको मतलब बहुत छोटे लेवल में देखा जाता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको हर क्षेत्र में पाठ्यक्रम की जरूरत है, क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा ही आपको पता चलता है कि हमें क्या करना है। क्योंकि पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है ना, उसमें सारी चीजों को देखते हुए हर एक उन चीजों को सम्मिलित किया जाता है उसमें जिसकी की आवश्यकता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र में हम देखते हैं कि इसका कौन कौन सा क्षेत्र है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो होता है वो संतुलित व्यक्ति का विकास करने में सहायता करता है। ठीक है, एक व्यक्ति का विकास करने में पाठ्यक्रम क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेंगे कि सामाजिक तथा आर्थिक संबंध। ठीक है, तो आप सामाजिक और आर्थिक संबंध में भी पाठ्यक्रम को देख सकते हो कि कैसे आप सामाजिक और आर्थिक संबंध को सुधार सको। ठीक है, तो वो भी हमें पाठ्यक्रम के द्वारा ही पता चलता है। हम देख सकते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने सामाजिकता तथा आर्थिक संबंध को ठीक कर सके। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्र विरासत है। फिर अच्छा पाठ्यक्रम क्या होता है, गतिशील होता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम जो होता है एक इंसान को गति देता है। ठीक है, वो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसी के चलते बोलता है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम जो होता है वो गतिशील होता है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा पाठ्यक्रम अनुभव की संपूर्णता प्रदान करता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस हाँ किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है या फिर अपने अनुभव को कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। तो वैसा नहीं, एक अच्छा पाठ्यक्रम उसको माना जाता है जो कि आपके अनुभव की संपूर्णता को प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ज्ञान एवं कुशलता की। ठीक है, फिर नागरिकता में हेल्प करता है, स्वास्थ्य के लिए भी ये जरूरी है। देख सकते हो कि इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक करिकुलम जो होता है ना उसको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है जैसे कि वो आपको सामाजिक रूप से भी और मतलब छात्रों को भी देखते हुए और सारी जरूरतों को देखते हुए बनाया जाता है। इसी के चलते बोला जाता है कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र पहले क्या था, संकुचित था, लेकिन अब वो बहुत फैल रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे पाठ्यक्रम का महत्व। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का महत्व जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय तक, ठीक है, इसका महत्व कैसे कैसे चेंज होते गया है। ठीक है, तो वो मैं आप लोग को आज बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। तो पहले हम इसको नमूना की तरह देखेंगे, जिसमें कि मैंने यहाँ पे पहला नमूना, दूसरा नमूना, तीसरा नमूना और चौथे नमूने के बारे में बताया है। मैं आपको बताते चली जाऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आधुनिक समय में पाठ्यक्रम को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते भी है कि आदिकाल से वर्तमान तक इसमें क्या क्या और कैसे परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। तो पहला नमूना यहाँ पे क्या बोलता है कि यह नमूना इस आदिकाल के समय की स्थिति को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जब शिक्षा से संबंध अनेक घटनाओं की चर्चा का कोई सिलसिला ही नहीं था, ना कोई शिक्षक की कल्पना थी और ना विषय वस्तु की, और ना ही कोई उद्देश्य जैसी कोई बात थी। शिक्षार्थी केवल वातावरण से देखकर सुनकर और अपने सहयोगी से चर्चा के आधार पर स्वयं कुछ जानकारी करता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे आदिकाल के समय में, तो उस समय क्या था, ना कोई टीचर था, ना कोई विषय वस्तु थी। एक शिक्षार्थी जो होता था, एक छात्र जो होता था, वो हर तरफ से सीखता था। ये जो आपको एरो डिनोट कर रहा है ना, ये बता रहे हैं कि शिक्षार्थी जो है वो हर तरफ से सीखता था, हर तरफ से ज्ञान लेता था। चाहे वो उसके परिवार की तरफ से हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो, चाहे वो उसके दोस्तों की तरफ से हो, चाहे वो कहीं पे भी जाता हो, उसको कुछ भी सीखने की चीजें दिखती थी तो वो क्या करता था, उसको अपने दिमाग में डाल लेता था कि हाँ ये चीजें हैं जो हमें सीखनी है। तो इसी के चलते पहले नमूना में साफ साफ बोलता है कि पहले के समय में क्या था, कोई शिक्षक नहीं था और कोई विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन एक शिक्षार्थी जो था केवल वातावरण से देखकर सुनकर और अपने सहयोगी से चर्चा में, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे लोग घर के बाहर बैठते थे, ठीक है, और आपस में चर्चा करते रहते थे इसके बारे में उसके बारे में, देश दुनिया के बारे में। तो लोग क्या करते थे, उसी से अपने बातों का आदान प्रदान से बहुत सारी चीजों को सीखते थे। तो यही होता है यहाँ पे आपका पहला नमूना। ठीक है, अब दूसरे नमूने की ओर जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यह नमूना उस स्थिति का है जब छात्र को ज्ञान प्राप्त करने में शिक्षक की भूमिका में अधिक ज्ञानवान व्यक्ति मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि ये उस समय का दृश्य यहाँ पे आपको दिखा रहा है जब एक छात्र को सबसे ज्ञानी आदमी कौन मिला, शिक्षक मिला। ठीक है, तो यही बोलता है यहाँ पे कि छात्र ने जहाँ खुद से ज्ञान अर्जित किया, वहीं शिक्षक द्वारा इसे निम्नलिखित निर्देशन दिया गया।
छात्र पहला नमूना में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है कि वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इधर उधर से सीखी, ठीक है। लेकिन दूसरा नमूना अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में एक शिक्षक मिला, ताकि वो हमें बता सके, समझा सके, वो हमारी त्रुटियों को गिना सके कि तुम यहाँ पे गलत हो और तुम इस चीज को सही करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि स्वयं सीखे ज्ञान में हो सकने वाली इन त्रुटियों की शुद्धिकरण, ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे सीखते थे उसमें जो भी गलतियां होती थी उसको क्या करता था ये शिक्षक ठीक करते थे, ठीक है। फिर बोलते हैं कि नए ज्ञान का काल और स्थिति के अनुसार परिवर्तन, ठीक है। वो हमें बताते थे कि कैसी किस स्थिति के अनुसार तुम्हें ज्ञान का प्रयोग करना है या फिर उस समय से अभी के ज्ञान में परिवर्तन हुई है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा समझाने की कोशिश की कि एक शिक्षक है, ठीक है। तो शिक्षक डायरेक्ट शिक्षार्थी को भी कनेक्ट कर सकता है, या तो फिर ये पाठ्यक्रम हो गया, या फिर शिक्षक ज्ञान एवं अनुभव के द्वारा शिक्षार्थी को सिखाता है अपने, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी कि पहले में क्या था, हमारे पास ना शिक्षक था ना विषय वस्तु थी। लेकिन सेकंड में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में हमें क्या मिला, शिक्षक मिला, जो कि अपने ज्ञान से, जो कि अपने अनुभव से क्या करता था, हमारी त्रुटियों को सुधारता था, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नमूना देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा नमूना। तो यहाँ पे लिखता है कि इस नमूने में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के साथ पाठ्यक्रम को भी स्थान मिला, ठीक है। इससे शिक्षार्थी के सीखने की दिशा को व्यवस्था मिली और यहाँ पे फिर होगा, ठीक है। फिर उदयनिष्ठ शिक्षा का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि एक शिक्षक को जब पाठ्यक्रम मिला तो वो शिक्षार्थी को एक अच्छे तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकता है, ठीक है। वो उसके उद्देश्यों तक पहुंचने में, उसके लक्ष्यों तक पहुंचने में उसकी सहायता कर सकता है। तो इसी के चलते इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, शिक्षक डायरेक्ट शिक्षार्थी को भी कनेक्ट करता है या फिर शिक्षक एक उद्देश्य को लेकर शिक्षार्थी तक पहुंचता है, ठीक है। ताकि शिक्षार्थी को कुछ बनाना या फिर कुछ सिखाना, यह शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जाता है कि शिक्षक तथा शिक्षार्थी के साथ पाठ्यक्रम को स्थान मिला, ठीक है। तो यही है आपका तीसरा नमूना, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा नमूना। तो चौथा नमूना में मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। पहले तीन नमूने में हम लोगों ने क्या देखा, पहले में हमारे पास शिक्षक नहीं थे, दूसरे में हमारे पास शिक्षक थे और तीसरे में हमारे पास पाठ्यक्रम आया और उसका उद्देश्य मिला, ठीक है। और चौथे नमूने में क्या होता था कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्री जो थे ना, वो इन सारी चीजों से खुश नहीं थे, वो कुछ और ऐड करना चाहते थे। तो उन्होंने इसके साथ साथ और भी कुछ ऐड किया, जो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षक है, लक्ष्य है, शिक्षार्थी है, उसका मूल्यांकन होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, ठीक है। अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक ऐसी शिक्षण विधि बनानी होगी, उस शिक्षण विधि के लिए आपको शिक्षण सामग्री भी चाहिए, तभी तो आप शिक्षार्थी तक पहुंच सकते हो ना। उसी प्रकार से शिक्षक एक पाठ्यक्रम जब शिक्षक को मिला तो वो उद्देश्य को लेकर शिक्षार्थी तक पहुंचता है, ठीक है, कि शिक्षार्थी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको एक उद्देश्य मिल गया पढ़ाने का बच्चों को, ठीक है, कैसे और किस तरीके से बच्चों को उसको ज्ञान देना है। तो ये आपका हो गया चौथा नमूना, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे कि अभी के टाइम पे, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का महत्व। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। पाठ्यक्रम क्या करता है, एक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना, बस हम पढ़ते चले जाते, कभी ना कोई क्लास आता, ना कभी हम लोग एग्जाम देते, कुछ नहीं होता, बस हम लोग पढ़ते चले जाते, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। इसी के चलते बोले जाते हैं कि एक पाठ्यक्रम क्या होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायता करता है, ठीक है। फिर हम तीसरा देख लेंगे कि शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायता करता है, कैसे आपको। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, आपको जब पढ़ाना है तो सामग्री चाहिए, तो वो आप पाठ्यक्रम के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि कौन सा शिक्षण सामग्री हम उपयोग करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन सा शिक्षण विधि हम उपयोग करें, ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि विशेष सामग्री के विभाजन में सहायता करता है, चरित्र निर्माण में सहायता करता है, व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायता करता है, तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान में सहायता करता है, ठीक है। तो हम पाठ्यक्रम जब हमें मिलता है तो इन सारी चीजों को लेके वो हमारे पास आता है। तो यही है आपका पाठ्यक्रम का वर्तमान समय का महत्व। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आता वो मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम की क्या क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ हम इसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कुछ पॉइंट्स मैंने डाला है जिसको आपको पढ़ के और एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप मेरे पॉइंट्स लिखो, आप और भी वीडियोस देख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता, पाठ्यक्रम का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। पाठ्यक्रम क्या करता है, बालकों का सर्वांगीण विकास करता है, क्योंकि आपके पास जब पाठ्यक्रम है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। जब आपको पता है क्या करना है तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये क्या करता है, आपका सर्वांगीण विकास करता है, मतलब पूरी रीति से आपका विकास करता है। बालक का नैतिक तथा चारित्रिक विकास करता है, ठीक है। मानसिक शक्तियों का विकास करता है, खोज की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, एक भावी जीवन जीने के लिए तैयार करता है, ठीक है। क्योंकि पाठ्यक्रम का ऐसा बनाया जाता है ताकि आप हर एक चीजों को जब जानते हो, जब आपका सर्वांगीण विकास होता है तो आपको बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उस अनुभव को बस आप एक क्षेत्र में नहीं परंतु हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप एक भावी जीवन के लिए खुद को तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी बोलता है बालकों में शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण करता है, ठीक है। बालकों में सौंदर्यात्मक तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करता है, आपको सीखने में, आपको कोई भी चीज नया करने में हेल्प करता है, ठीक है। बालकों को अपने राष्ट्र विरासत को समझने, उसमें निष्ठा रखने के योग्य बनाता है, ठीक है। जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हो, आपको सब कुछ देखते हुए निर्माण करना है कि आपको उसमें अपने राष्ट्र के बारे में बताना है, ताकि जो बच्चा पाठ्यक्रम का इस्तेमाल कर रहा है उसको उसमें सब कुछ मिले, ठीक है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास कर सके। मैंने पहला ही पॉइंट डाला था। तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा, जब उसको हम हर एक चीजों को बताएंगे, उसको हम लोग हर एक चीजों को समझाएंगे, तभी तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। जब तक वो पूरे क्षेत्र को नहीं जानेगा तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसी के चलते एक पाठ्यक्रम में हर एक चीजों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि एक बच्चा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण करता है, ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि बालक में सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई कि पाठ्यक्रम का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है और कैसे वो हमारे लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पाठ्यक्रम की उपयोगिता। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या क्या है। सब कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बस आपको दिमाग में रखना है कि पाठ्यक्रम से क्या होता है कि आपका सर्वांगीण विकास होता है। इसका क्षेत्र व्यापक है, तो मतलब उसके अंतर्गत हर एक चीजें ही आएंगी जो आप अपने जीवन में करते हो, सीखते हो, जो भी अपने विद्यालय में जाना सीखा वो सब इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बालकों के लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, बालकों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन, अधिगम हेतु व्यवस्था करता है, शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग, छात्रों का व्यक्तित्व बोध एवं उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था प्रदान करता है, समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्य का मूल्यांकन करता है, शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है एंड पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर पाठ्यक्रम होता है ना, तो वो आपके लिए बहुत इजी बना देता है पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने के लिए, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका पाठ्यक्रम की आवश्यकता। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं तक। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करना और जितना हो सके इसको शेयर करना, और आपका फीडबैक देना मत भूलना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। और जो नए लोग जुड़े हैं उनका मैं हार्टली वेलकम करती हूँ, और आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।